नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े परेशान करने वाले मुद्दे पर बात करेंगे। 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास, एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। एक तरफ हमारे सरकारी आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रही है। तो चलिए इस आर्थिक पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2026 में हमारी अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर है क्या? क्या सब कुछ वाकई उतना ही शानदार है जितना कागजों पर दिख रहा है, या फिर सतह के नीचे कुछ और ही पक रहा है? इस विश्लेषण में हम पहले टॉप डाउन यानी ऊपर से दिखने वाले उस शानदार मैक्रो इकोनॉमिक नज़ारे को देखेंगे और फिर सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, ये समझने के लिए कि एक आम इंसान इस पूरी तस्वीर में कहाँ खड़ा है। शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जो वाकई बहुत बेहतरीन है। 7.4%। सरकार के अनुमानों के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% आंकी गई है। सच कहूं तो ग्लोबल स्लोडाउन के इस मुश्किल दौर में किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही शानदार आंकड़ा है। ये साफ दिखाता है कि मैक्रो लेवल पर हमारी ग्रोथ का इंजन पूरी स्पीड में काम कर रहा है। और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, जरा महंगाई के आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। 1.7%। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच महंगाई दर ऐतिहासिक रूप से इतनी कम रही है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स का एक सामान्य नियम है कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से भागती है तो अमूमन महंगाई भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ डेटा बताता है कि महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में है। कागजों पर यह किसी बहुत बड़ी जीत से कम बिल्कुल नहीं है। अगर हम बाहरी मोर्चे की बात करें तो वहां भी ताकत एकदम साफ दिख रही है। $825.3 बिलियन हमारा कुल निर्यात इस रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया है। ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये चीख चीख कर कह रहा है कि ग्लोबल मार्केट में भारतीय उत्पादों और सर्विसेज की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। और इस परफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर को पूरा करते हैं हमारे रिजर्व्स। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $701.4 बिलियन के बेहद कंफर्टेबल लेवल पर आ गया है। साथ ही अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो जो एनपीए है वो दशकों के सबसे निचले स्तर पर है। मतलब हमारे बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है और देश का खजाना भरा हुआ है। सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट लग रहा है, राइट? लेकिन और यहीं एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। क्या ये इकोनॉमिक बूम, ये 7.4% की शानदार ग्रोथ जमीन पर हर एक इंसान तक पहुंच रही है? क्या इसका सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है? और यहीं से हमें उस बड़े विरोधाभास का सामना करना पड़ता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। आइए अब ऊपर से थोड़ा नीचे उतरते हैं। इस बॉटम अप व्यू यानी जमीनी हकीकत को समझते हैं। यहीं पर हमारा सामना जॉबलेस ग्रोथ यानी रोजगार विहीन विकास के इस बेहद गंभीर संकट से होता है। जरा इन दो आंकड़ों को अगल बगल रखकर देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। एक तरफ कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे में 22.3% का जबरदस्त उछाल आया है, लेकिन दूसरी तरफ इसी दौरान रोजगार में महज 1.5% की ग्रोथ हुई है। ये साफ साफ बताता है कि इकोनॉमी के बढ़ने का जो भी फायदा है वो सीधे कंपनियों के प्रॉफिट में जा रहा है। वो मुनाफा जमीन पर नई नौकरियों के रूप में बिल्कुल नहीं बदल रहा है। और इसके नतीजे में एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है। विकासशील देशों में अमूमन लोग खेती छोड़कर फैक्ट्रियों की तरफ जाते हैं, लेकिन भारत में एकदम रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। 2017-18 और 2023-24 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वालों का हिस्सा 12.1% से गिरकर 11.4% रह गया। और इसके उलट एग्रीकल्चर यानी कृषि में लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 46.1% हो गई। मतलब नौकरी ना मिलने की वजह से लोग वापस अपने खेतों की तरफ लौटने को मजबूर हो गए हैं। रोजगार की संकट की असल गहराई इस एक आंकड़े से समझ आती है, 15.2%। ये 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर है और ओवरऑल बेरोजगारी भी बढ़कर 5.1% हो गई है। अब जरा सोचिए, अगर देश का युवा ही घर बैठा है तो उस चमकते हुए 7.4% के जीडीपी नंबर का असल फायदा आखिर किसे मिल रहा है? नौकरियां नहीं हैं तो इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आमदनी बढ़ नहीं रही, ऊपर से महंगाई की मार। नतीजा ये हुआ है कि परिवारों की जो नेट सेविंग्स है वो गिरकर जीडीपी के सिर्फ 5.2% पर आ गई है। और अपना रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए, बस किसी तरह सरवाइव करने के लिए लोग बेतहाशा कर्ज ले रहे हैं। हाउस होल्ड डेट बढ़कर 41% हो गया है। ये एक ऐसा साइलेंट क्राइसिस है जो आज हर आम घर के अंदर पनप रहा है।
इस पूरे इकोनॉमिक मॉडल का एक और परेशान करने वाला साइड इफेक्ट है भारी असमानता। जरा इन डिस्ट्रीब्यूशन आंकड़ों पर गौर कीजिए। देश के टॉप 1% अमीरों ने नेशनल वेल्थ यानी राष्ट्रीय संपत्ति के 40% हिस्से पर कब्जा कर रखा है और बाकी 99% आबादी वो बचे हुए 60% में गुजारा कर रही है। एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि इस मॉडल ने इनइक्वालिटी को उस लेवल पर ला दिया है जो ब्रिटिश राज के दौर से भी बदतर। और अगर हम वेल्थ छोड़कर सिर्फ इनकम यानी आय की बात करें तो पिक्चर और भी चिंताजनक है। देश की टॉप 10% आबादी के पास नेशनल इनकम का 58% हिस्सा जाता है। जो मिडिल क्लास है, बीच के 40%, उनके हिस्से में 27% आता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, देश की आधी आबादी यानी जो नीचे के 50% लोग हैं, वो कुल आय के सिर्फ 15% हिस्से पर जिंदा हैं। अब ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब्स देते हैं, हमारे छोटे और मंझोले उद्योग यानी MSMEs, उनका क्या हाल है? खैर, वो इस वक्त बेहद गहरे संकट में हैं। या ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट्स ने हमारी लोकल जॉब स्टेबिलिटी पर बहुत बुरा असर डाला है। खासकर भारतीय निर्यात पर जो 50% का भारी भरकम अमेरिकी टैरिफ लगा है, उसने टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर जैसे जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स की लिटरली कमर तोड़कर रखती है। दुनिया भर के बाजारों में जो उथल-पुथल हो रही है, उसकी सबसे भारी कीमत हमारे लोकल वर्कर्स को चुकानी पड़ रही है। अब आप कहेंगे कि जब इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो लोग सरकार के सोशल सेफ्टी नेट की तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एक भारी पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। भारत का जो सबसे बड़ा सुरक्षा तंत्र था, मनरेगा, उसे एक तरह से खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह अब एक नई स्कीम ने ले ली है जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन। नाम तो बदल गया, लेकिन इस बदलाव का ग्राउंड पर क्या असर होगा? देखिए, पुरानी व्यवस्था में काम मांगना आपका एक कानूनी अधिकार था, लेकिन एक्सपर्ट्स का विश्लेषण ये साफ पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जो नया सिस्टम है, ये पूरी तरह से एक बजट आधारित योजना है। मतलब अब काम की कोई लीगल गारंटी नहीं रही और तो और इसका फाइनेंशियल बोझ भी काफी हद तक राज्यों के कंधों पर डाल दिया गया है। अर्थशास्त्रियों को डर है कि इस कदम से ग्रामीण इलाकों में मजदूरी और गिरेगी और लोगों को मजबूरी में शहरों की तरफ और ज्यादा पलायन करना पड़ेगा। तो इस पूरे विश्लेषण का बॉटम लाइन क्या है, उससे हम इस एक लाइन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमारी इकोनॉमी एक चमकती हुई हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन अंदर बैठे ज्यादातर मुसाफिरों के पास ना तो कोई जॉब है, ना पैसा और ना ही कोई सेफ्टी नेट। मैक्रो लेवल के शानदार आंकड़े तब तक अधूरे हैं जब तक ये जमीनी हकीकत नहीं सुधरती। सोचने वाली बात है ना? आखिर इस विरोधाभास को कैसे दूर किया जाए? इस अहम एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।